जी नमस्कार, आप सभी का मैं संदीप सिंह स्वागत करता हूं एक बार आप सभी का फिर से टॉपर्स हब पे। और देखते हैं आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले तो आज का जो टॉपिक है उसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं क्लॉक। क्लॉक जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, घड़ी। तो ये घड़ी होता क्या है पहले वो समझ लेते हैं, ठीक है। तो क्लॉक क्या है? क्लॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें आपको एक, देखिए जैसे क्लॉक का नाम आता है हमारे दिमाग में एक इमेज आती है कि क्लॉक एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसमें एक डायल होता है। उस डायल पर 1 से लेकर 12 तक या तो न्यूमेरल फॉर्म में या तो रोमन फॉर्म में क्या होते हैं, डिजिट्स होते हैं। जिसके साथ साथ इसमें 3 नीडल्स भी होती हैं जिसको आजकल हम लोग हैंड्स ऑफ क्लॉक भी कहते हैं, जिसको हम क्या कहते हैं हिंदी में 3 सुइयां, ठीक है, जिसको हम लोग घड़ी के हाथ भी आजकल कह देते हैं। क्लियर? जिसमें सबसे छोटी सुई आर की, उससे थोड़ी सी बड़ी मिनट की, उससे थोड़ी सी बड़ी सेकंड की सुई होती है, ठीक है। तो ये है क्लॉक का कुछ विजिबल फीचर कि ये सारी चीजें आपको जिस पॉइंट में मिलेगी उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं क्लॉक। अब यहां तक तो बात समझ में आती है भाई, ठीक है। अब जरा ये देखा जाए कि यहां पे कहानी क्या है। अब इतनी सारी चीज तो समझ में आ गई। अब जरा ये समझ लिया जाए क्लॉक में कितने टाइप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। देखिए पहले हम लोग क्या कर रहे थे, पहले हम लोगों ने क्लॉक का किया था क्या, पहले हम लोगों ने क्लॉक का किया था कुछ थ्योरी बेसिस वाला टॉपिक, है ना। तो अभी तक हमने जो भी पढ़ा होगा क्लॉक में वो क्या पढ़ा होगा, वो पढ़ा होगा हमने सारे टॉपिक्स को सॉल्व करने का थ्योरेटिकल पार्ट। बट यहाँ पे मैंने क्या किया, हर चीज को सॉल्व करने का एक छोटा छोटा आपको फॉर्मूला बता दिया है। बस उस फॉर्मूले को आप याद रखिए, सारी कहानी आपकी वैसे ही क्लियर हो जाएगी, ठीक है। क्लियर? चलिए, तो अगर हम बात करें कि सर इस क्लॉक में क्वेश्चन कैसे कैसे पूछेंगे, क्या क्या टाइप होगा। देखिए सबसे पहला टाइप जो इसमें आता है वो आता है प्लेसिंग ऑफ अल्फाबेट ऑन द डायल ऑफ क्लॉक, या जिसको हिंदी में कहते हैं घड़ी की सुइयों के स्थान पर या घड़ी के डायल पर, ऐसे इसको लिख सकते हैं, घड़ी के डायल पर अक्षरों को प्रतिस्थापित करना। ठीक है, तो इस तरीके से अगर हम बात करें कि सर घड़ी के डायल पर अक्षरों को प्रतिस्थापित करना, तो इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन आएंगे, क्या क्या कहानी होगी, उसको जरा पहले समझते हैं हम लोग, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कि आपके सामने एक क्वेश्चन आया जिसमें ये कहा कि घड़ी के 2 डायल पर डिजिट 2 पे सी लिखा हुआ है, ठीक है, 3 पे ई लिखा हुआ है, और ये मुझसे पता करना चाह रहे हैं कि बताइए 11 पे कौन सा डिजिट आएगा, ठीक है। तो अगर ऐसी कहानी अगर हमारे पास बने तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, तो जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन देखिए आएगा तो हमें इसके ध्यान रखना पड़ता है 3 चीजों को। सबसे पहली चीज आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ता है ऑर्डर, कि किस ऑर्डर में हम इनकी प्लेसिंग करेंगे। ऑर्डर यहां पे देखिए 2 हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखना पड़ता है वो ध्यान रखना पड़ता है इसका अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इसका 2 हो सकता है, या तो A to Z का फॉर्मेट हो सकता है या तो Z to A का फॉर्मेट हो सकता है। तीसरी और आखिरी चीज जो आपको याद रखना पड़ता है वो याद रखना पड़ता है गैपिंग, ठीक है। तो ये एक सीक्वेंस है क्वेश्चन को सॉल्व करने का। अगर इन तीनों में से आप एक भी चीज को भूल जाएंगे भाई तो कभी भी क्वेश्चन आपको सॉल्व नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कैसे इसको हम इस क्वेश्चन पे अप्लाई करेंगे, कैसे में ऑर्डर पता चलेगा, कैसे में अरेंजमेंट वो गैपिंग पता चलेगी। देखिए ऑर्डर जो आपको पता चलता है, ऑर्डर पता चलता है किससे, नंबर से। अरेंजमेंट और जो गैपिंग आपको पता चलेगी, अरेंजमेंट और गैपिंग पता चलती किससे, अल्फाबेट से, ठीक है। तो इस चीज को आपको ध्यान रखना है।
तो जैसे मान लीजिए अगर हम बेसिक तरीका फॉलो करें, इस तरीके से घड़ी हमने बना दी 12 6 3 9 10 11 1 2 4 5 7 और 8। अब जैसे हम आपको प्लेसिंग करनी है तो प्लेसिंग शुरू कहां से करेंगे? प्लेसिंग शुरू करेंगे जहां से क्वेश्चन दिया गया 2 से, तो हम 2 से चलना शुरू करेंगे। अब 2 के बाद इन्होंने क्या यूज किया? देखिए 2 के बाद अगला नंबर क्या है? 3। अगर 2 के बाद 3 लिखा होगा इसका मतलब ये कौन सा ऑर्डर लेके चलना चाह रहे हैं? लेके चलना चाह रहे हैं क्लॉकवाइज। और क्लॉकवाइज का मतलब ये है, अगर नंबर आपको अगला नंबर जो दिया जाए पहले डेटा कंपैरिजन में, अगला नंबर जो भी होगा ध्यान रखिएगा कि हमेशा जो अगला नंबर होगा अगर वो बढ़ते क्रम में होगा तो क्लॉकवाइज हो जाएगा। अगर 2 के जस्ट पहले यहां 1 लिखा होता तो क्या हो जाता है? एंटी क्लॉकवाइज। तो समझने का तरीका क्या है कि अगर घड़ी में नंबर बढ़ रहा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? क्लॉकवाइज। नंबर घट रहा होगा तो एंटी क्लॉकवाइज। ये समझ में आ गया। अब जरा देखिए अरेंजमेंट, सी के बाद ई लिखा हुआ है। सर गैप तो है एक लेटर का डी का, और अरेंजमेंट क्या कह रहा है? सी के बाद अगर ई आ रहा है तो ए टू जेड के सीक्वेंस में चल रहे हैं। इसका मतलब कि सर अगर 2 है सी, 3 है ई, इसका मतलब कि 4 पे क्या आएगा? डी का गैप कर दिया ई, ई का एफ का गैप कर दिया जी, फिर उसके बाद आई, आई के बाद के के बाद एम ओ क्यू एस यू। तो आपसे पूछा गया था 11 पे क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा क्या आ जाएगा? 11 पे आ जाएगा सर ऑप्शन नंबर यू, जिसमें लिखा होगा उसी ऑप्शन को आपको टिक कर देना है। बताइए भाई, क्लियर हो गया ये? ठीक है, तो चलिए एक क्वेश्चन जरा और देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि उसमें आपका आंसर क्या आएगा। बस इसी चीज को ध्यान रखना। आप देखिए, अगर आपको इंग्लिश अल्फाबेट की रैंकिंग याद होगी तो ऑब्वियस ही बात है क्वेश्चन आपको और जल्दी बन जाएगा। ठीक है, कैसे? जैसे मान लीजिए मैंने क्वेश्चन आपको दिया, 8 पे दिया गया W, 9 पे दिया गया T, और आपसे पूछा गया बताइए 4 डिजिट पे कौन सा लेटर आएगा। जैसे ये आपसे पूछ लिया गया। ठीक है, जल्दी से सॉल्व करिए, बताइए आंसर क्या होगा। 8 पे दिया गया W, 9 पे दिया गया T, और आपसे पूछा गया है 4 डिजिट पे कौन सा लेटर आएगा। ठीक है, क्लियर भाई? चलिए अब जरा समझा जाए इसको। अब देखिए 8 नंबर, फिर से वही कहानी, ऑर्डर पता करिए। 8 के बाद क्या लिखा हुआ? 9। अगर 8 के बाद 9 है दैट मींस कौन सा ऑर्डर? क्लॉकवाइज, है ना। अब उसके साथ साथ जब लेटर आप देख रहे हैं तो सर W है, W के बाद दिया गया T। अगर देखिए W के बाद T आ रहा है, इसका मतलब कि चल तो हम रहे हैं क्लॉकवाइज ही ऑर्डर में, लेकिन लेटर कैसे चल रहा है? लेटर चल रहा है Z to A के फॉर्मेट में। ठीक है, तो अब अगर बात करें कि सर इसमें गैप कितने का है, तो आप कहेंगे सर W और T के बीच में 2 लेटर का U और V का गैप है। तो इसका मतलब ऐसे बढ़ते जाइए, हमें कहां पता करना है? 4 पे। तो W के बाद 2 लेटर पीछे आते हैं, 2 लेटर का गैप करके पीछे आते हैं T, T के पहले 2 लेटर का गैप आते हैं Q, फिर इस तरह से करते जाएं तो यहां आ जाएगा N, यहां पे आ जाएगा K, यहां पे आ जाएगा H, यहां पे आ जाएगा E, यहां पे आ जाएगा B। अब B के बाद आपको 2 लेटर गैप करना, B के पहले क्या आता है? A, और उसके पहले भी क्या आता है? Z का गैप करके फिर से यहां पे क्या आ जाएगा? Y। तो इसका मतलब अगर आपसे पूछा गया 4 पे क्या होगा, तो 4 पे आने वाला जो डिजिट होगा, 4 डिजिट पे आने वाला जो लेटर होगा वो क्या होगा? Y। तो इस तरीके से आप ये कह सकते हैं कि घड़ी के डायल पर स्थित अक्षरों को प्रतिस्थापित करने के लिए हमें बेसिकली ध्यान देना है कितनी चीजें? बस 3 चीजें। और अगर उन तीनों चीजों में से अगर आप एक भी चीज का गैप अगर कर देंगे तो क्वेश्चन ऑब्वियस सी बात है आपको नहीं समझ में आएगा। पहली चीज मैंने क्या बताई थी, फिर से एक बार समझ लीजिए। ऑर्डर इसका 2 हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज। पहचानने का तरीका कि पहला जो यहाँ पे डिजिट लिखा जाएगा कि इस डिजिट पे ये लेटर है, उसके बाद अगली जो डिजिट होगी उसी से पता चलेगा कि यहाँ पर क्लॉकवाइज चलना है या फिर एंटी क्लॉक चलना है। ठीक है, तो क्लॉकवाइज अगर आप जब चलेंगे जब डिजिट क्या होगी? आगे बढ़ रही होगी, और एंटी क्लॉक तब चलेंगे जब डिजिट आपकी क्या हो रही होगी? घट रही होगी या डिक्रीज हो रही होगी। ठीक है, पहली चीज ये। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देना था, दूसरी चीज क्या ध्यान देना था? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट इसका 2 हो सकता है, या तो A to Z का फॉर्मेट या तो Z to A का फॉर्मेट। ठीक है, दूसरी चीज इसको ध्यान देना था। अब ये A to Z या Z to A वो क्वेश्चन में जो जैसे लिखा होगा उसी हिसाब से कर लेंगे। तीसरी और आखिरी चीज जो सबसे ज्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो गैपिंग देखना है कि यहाँ पे जो गैप लिखा गया है वो 2 लेटर्स के बीच में कितने लेटर का गैप है। ऑन द बेसिस ऑफ दैट पर्टिकुलर फॉर्मेट यू कैन इजिली सॉल्व एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस कंसेप्ट। ठीक है, तो जो भी आपका क्वेश्चन आएगा, कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, वो इस टाइप से आपका आसानी से क्लियर हो जाएगा जब भी हम डायल पर इंग्लिश अल्फाबेट्स को प्लेस करना चाहेंगे। फंडा क्लियर हुआ? ठीक है, चलिए अब जरा समझते हैं कि इसका दूसरा जो टाइप है, दूसरा टाइप इसका कैसे आता है। दूसरा टाइप जिसको हम क्या बोलते हैं?
इमेजेस बेस्ड ऑन क्लॉक, या जिसको हिंदी में हम कहते हैं घड़ी पर आधारित प्रतिबिंब। ठीक है, घड़ी पर आधारित प्रतिबिंब। तो इसमें कैसे क्वेश्चन आएंगे आपके लिए? इसमें देखिए ऐसे क्वेश्चन आएंगे, सिंपल सा फंडा है कि इसमें आपको क्या कहा जाएगा कि एक घड़ी है, उस घड़ी को जब हम देखते हैं तो आपसे क्या कहते हैं उसका रिफ्लेक्शन कैसा होगा। जब हमने रिफ्लेक्शन की बात की पहले जरा ये समझ लिया जाए कि जब रिफ्लेक्शन आप देखेंगे तो रिफ्लेक्शन कितने तरह का हो सकता है। देखिए ध्यान दीजिएगा सभी लोग, देखिए रिफ्लेक्शन होता है दो तरीके का, एक जिसको हम कहते हैं मिरर इमेज, है ना, और दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं वाटर इमेज। अगर हम बात करते हैं मिरर इमेज की, जिसको हिंदी में हम क्या कहते हैं, इसको हिंदी में कहते हैं दर्पण प्रतिबिंब। और दूसरा जिसको हम क्या कहते हैं जल प्रतिबिंब। ठीक है, ये दो तरह से क्वेश्चन इसके आपके पूछे जाएंगे। अब अगर हम बात करते हैं दर्पण प्रतिबिंब की, मिरर इमेज की, तो मिरर इमेज का मतलब क्या होता है? मिरर इमेज का सिंपल सा फंडा ये है, देखिए पहले हम क्या करते थे, ऐसे घड़ी बनाते थे, ऐसे मिरर बनाते थे, तो उस कंडीशन में कई बार क्वेश्चन का आंसर बन जाता था, कई बार आपके लिए हो जाता था क्वेश्चन टाइम टेकिंग। तो हमने क्या करना है, बस एक ही कंसेप्ट ध्यान रखिएगा भाई, कि जब भी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए क्या मिरर इमेज, तो मिरर इमेज के लिए ऑलवेज रिमेंबर कि आपको क्या करना है, 1160 से माइनस कर देना है, ये बेस होता है। ठीक है, इस बेस टाइम से आपका जो भी टाइम दिया जाएगा उसको माइनस कर दीजिए, आप आसानी से इसका मिरर इमेज फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, किससे माइनस करना है, 1160 से। अब अगर आप वाटर इमेज की बात करते हैं तो इसमें दो चीजें होती हैं। पहली चीज क्या होगी, इस पर डिपेंड करता है मिनट की वैल्यू। अगर मिनट की वैल्यू 30 मिनट से कम है, समझिएगा भाई मैंने क्या कहा, अगर मिनट की वैल्यू 30 मिनट से कम है तो आपको माइनस करना पड़ेगा कितने में से, 1730 में से। और अगर मिनट की वैल्यू 30 मिनट से ज्यादा है तो आपको माइनस करना पड़ेगा 1790 से। बस इस कंसेप्ट को ध्यान रखिएगा, बस कि जब भी कभी क्वेश्चन में मिरर इमेज की बात की जाएगी तो आपको किससे माइनस करना है, 1160 से, या फिर इसमें एक चीज और आ जाती है उसको नोट कर लीजिए, 1160 से या फिर 2360 से, दोनों में से आप जिस कंसेप्ट से भी क्वेश्चन को सॉल्व कर लें। ठीक है, मैंने क्या बताया कि या तो इसको 1160 से माइनस करना होगा या तो 2360 से माइनस करना होगा। अगर आप वाटर इमेज की बात करिए तो ये डिपेंड करता है, अगर मिनट की वैल्यू 30 मिनट से कम होगी तो उस कंडीशन में 1730 से माइनस करना है, और अगर मिनट की वैल्यू 30 मिनट से ज्यादा होगी क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली तो आप क्या करना है, 1790 से माइनस करना है। बस इसको ध्यान रखिएगा, बस हो गया। ठीक है, तो चलिए भाई एक बार देखते हैं क्वेश्चन इसका, और उसके भी यहाँ पे कहानी क्लियर करते हैं। ठीक है, मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं, आप फटाफट मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे मैंने क्वेश्चन दिया, if in a clock real time shows 4:25, what will be its mirror time? ठीक है, जैसे एक क्वेश्चन आ गया कि यदि किसी घड़ी में 4:25 हो रहा है तो बताइए इसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए यहां पे मैंने रियल टाइम शो किया 4:25, अब मैंने मुझसे क्या पूछा गया है कि इसका मिरर टाइम क्या होगा, इसका मिरर का रिफ्लेक्शन क्या होगा। तो देखिए जब भी कभी क्वेश्चन में मिरर टाइम के लिए बोला जाए तो मिरर टाइम के लिए मैंने क्या कहा, किससे माइनस करना है, 1160 से या फिर 2360 से। 2360 का फॉर्मेट क्या है कि इसका मतलब जब घड़ी में क्वेश्चन कभी आएगा 13 बज गया, 14 बज गया, 15 बज गया, तो उस कंडीशन में आपको माइनस करना पड़ेगा किससे, 2360 से। अदरवाइज आप 1160 को बेस मान के भी क्वेश्चन को सॉल्व आसानी से कर पाएंगे। ठीक है, कैसे, अब देखिए मिनट से मिनट को माइनस कर दीजिए, आर से आर को माइनस कर दीजिए, 60 में से 25 माइनस किया 35 हो गया, 11 में से 4 को माइनस किया 735 आपका आंसर आ गया। ठीक है, तो बहुत आसानी से मुश्किल से 2 से 5 सेकंड के अंदर आपका कोई भी रिफ्लेक्शन पूछा जाए, चाहे मिरर का पूछा जाए चाहे वाटर का पूछा जाए, आप आसानी से इसको बना सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, जरा एक बार देखते हैं भाई ये क्वेश्चन और करके। चलिए, एक समय है क्या दिया गया 1140 का,
और आपसे पूछा गया इसका मिरर टाइम क्या होगा। जल्दी से आपको बताना है, पता करना है कि इसका मिरर टाइम, मिरर का रिफ्लेक्शन क्या होना चाहिए। जल्दी से पता करिए, आंसर बताइए। आइए देख लेते हैं। बहुत सही आंसर है भाई सभी का। जैसे हम बात करें रियल टाइम की, तो रियल टाइम जैसे मान लीजिए 1140 लिखा हुआ, ठीक है, और मुझसे इसका क्या पूछा था, मिरर टाइम पूछा ना, तो मैंने क्या किससे माइनस करना है सर, बेस था मेरे पास कितना 1160, अब 1160 में से माइनस कर दीजिए, मिनट से मिनट माइनस करिए, 11 से 11 माइनस करिए, कितना आ गया, हम कहेंगे सर 20 मिनट हुआ, ठीक है, तो इसको 20 मिनट हम नहीं बोलेंगे, इसको हम क्या बोलेंगे 12:20। इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम 12:20 बोलेंगे, इसको हम, क्योंकि 0020 ये क्या डिजिटल टाइम में चला गया, और डिजिटल टाइम में इसका मतलब क्या होता है, और हम लोग ध्यान रखेंगे कि घड़ी हम लोग हमेशा कौन सी फॉलो करते हैं, एनालॉग क्लॉक, ठीक है। तो एनालॉग क्लॉक का मतलब क्या होता है, एनालॉग क्लॉक का मतलब होता है 11, एनालॉग का मतलब जो 12 घंटे के समय को शो करे, और 12 घंटे के समय के अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपका आंसर क्या शो किया जाएगा, 12:20, ठीक है। फंडा क्लियर हो गया, चलिए तो बढ़ते हैं भाई, थोड़ा सा अब कंसेप्ट थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, और बात हम करने जा रहे हैं किसकी सर, हम बात करने जा रहे हैं कि यदि किसी घड़ी में वास्तविक समय 4:25 हो, तो उस समय इसका वाटर इमेज क्या होगा, ठीक है, तो उस समय इसका वाटर इमेज क्या होगा, जल प्रतिबिंब क्या होगा। तो कुछ नहीं करना, रियल टाइम क्या है आपका, रियल टाइम दिया गया 4:25, और मुझसे क्या पूछा हुआ है, मुझसे पूछा गया इसका वाटर टाइम क्या होगा। तो वाटर टाइम के लिए मैंने आपको बताया था कि बेस क्या है, वाटर टाइम के लिए क्या बताया था, इसमें से दो तरह का बेस था, एक था 1730 और दूसरा था 1790। 1790 से कम माइनस करेंगे जब मिनट की वैल्यू 30 मिनट से क्या होगी, ज्यादा होगी, और 1730 से कम माइनस करेंगे जब मिनट की वैल्यू बिलो 30 मिनट होगी, यही तो बताया गया था आपको, ठीक है। तो आपने क्या करना है कि जब यहां पे आप देख रहे मिनट की वैल्यू कितनी दी गई 25 का मतलब कि वो इस कैटेगरी में आया, ठीक है, 30 मिनट से कम है, तो 1730 से आपको इसको माइनस करना था, 730 से आपने माइनस कर दिया, ठीक है, तो कितना आ गया 13:05, और 13:05 मैंने कहा ना ये डिजिटल टाइम में हो गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे 1:05, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे, जो भी आपके पास क्वेश्चन कैसा मर्जी भी आ जाएगा। फंडा क्लियर, ठीक है भाई। हाँ, तो बस ये ध्यान रखना है कि इसमें मिनट की वैल्यू क्या होगी, मिनट की वैल्यू 30 मिनट से अगर कम होगी तो उस कंडीशन 1730 से माइनस करना है, और मिनट की वैल्यू 30 मिनट से अगर ज्यादा होगी तो उस कंडीशन में 1790 से माइनस करना है। एक क्वेश्चन देखते हैं 1790 वाला भी, तो उससे कहानी आपको हो जाएगी क्लियर। जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन दिया, ठीक है, यदि किसी घड़ी में 10:55 हो रहा हो, तो बताइए उसका जल प्रतिबिंबित समय क्या होगा। इफ इन अ क्लॉक रियल टाइम शोज 10:55, व्हाट विल बी इट्स वाटर इमेज। तो अगर हम इसकी बात करें वाटर इमेज की, तो उस कंडीशन में जब हम रियल टाइम की बात करते हैं, रियल टाइम कितना दिया हुआ 10:55, वाटर इमेज पूछा, तो वाटर वाले में हमेशा आपको एक ही चीज ध्यान रखना है क्या, कि सर मिनट की जो वैल्यू है उसके अकॉर्डिंगली बेस क्या होगा। अब यहां मिनट की वैल्यू क्या है 55 मतलब कि इसको माइनस करना है 1790 से, 90 में से 55 माइनस 35, और ये आपका हो गया 7, ठीक है। तो 735 आपका आंसर, सोनम जी ने आंसर दिया है सर 735, बिल्कुल सही। तो ये आपका हो गया भाई 735 के अकॉर्डिंगली आपका आंसर, ठीक है, फटा क्लियर। तो ये है भाई कुछ कहानी आपकी इमेजेस पे बेस्ड, ना हमें डायग्राम बनाना है, ना हमें मिरर लेके जाना है, नहीं पता चला भाई मिरर इमेज पूछा गया तो कंसेप्ट क्लियर करने के लिए एग्जाम में मिरर ही लेके चले गए, है ना, फिर वाटर इमेज में कहानी फिर आपकी फंस जाती है कि वाटर इमेज का पानी लेके थोड़ी जाएंगे वहां पे, ठीक है। तो ये कुछ कहानी है मिरर इमेज और वाटर इमेज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने का एक तरीका, ठीक है, फंडा क्लियर। चलिए आइए, तो आइए भाई समझते हैं अब इसका तीसरा पार्ट, जिसको हम क्या बोलते हैं, टाइप नंबर 3, जिसका नाम है मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन क्लॉक, ठीक है, हिंदी में इसको बोलते हैं
घड़ी पर आधारित गणितीय प्रश्न। तो देखिए इसमें क्वेश्चन दो तीन तरीके से पूछे जाते हैं। पहला क्वेश्चन इसमें कैसा पूछा था, फाइंड द एंगल। ठीक है, पहला क्वेश्चन कैसे पूछेगा, फाइंड द एंगल। एक आपको टाइम बता दिया जाएगा और आपसे क्या पूछेगा कि इस टाइम पर दोनों घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनता है। ठीक है, दूसरा जो आपसे पूछा जाएगा, दूसरा पूछा जाएगा फाइंड द टाइम। ठीक है, आपसे इसमें क्या पूछेगा, फाइंड द टाइम। फाइंड द टाइम का मतलब कि इसमें आपको 1 घंटे का समय दे दिया जाएगा। आपसे क्या पूछेगा कि इस 6 और 7 बजे के बीच में घड़ी की जो दोनों सुइयां हैं वो कितने मिनट के बाद दोनों एक साथ हो जाती है। ठीक है, ये ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि 4 और 5 बजे के बीच कितने मिनट के बाद घड़ी की दोनों सुइयां 90 डिग्री के कोण पर होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपसे पूछा जाता है टाइम। तो ये दोनों क्वेश्चन जो भी आपके पूछे जाते हैं, इन दोनों को सॉल्व करने का जो तरीका होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एक ही फॉर्मूले से हम सारा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो आइए पहले फॉर्मूला देख लेते हैं। एंगल इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट डिफरेंस 60 इंटू में R डिवाइडेड बाई 2। ये फॉर्मूला है भाई जिससे हम सारे क्वेश्चन को करेंगे सॉल्व। ठीक है, बस फॉर्मूला ध्यान रखिए। क्या बोला गया था, 11 इंटू मिनट डिफरेंस 60 इंटू में R डिवाइडेड बाई 2। सर सब कुछ समझ में आ गया, सिंबल नहीं समझ में आया। इसको हम क्या बोलते हैं, डिफरेंस का सिंबल। ये माइनस नहीं है, ये डिफरेंस का सिंबल है। डिफरेंस का मतलब ये होता है भाई ग्रेटर माइनस लेस। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, ग्रेटर माइनस लेस। तो बस इस चीज को ध्यान रखिएगा कि ये फॉर्मूला आपके एंगल वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देगा, यही फॉर्मूला आपके टाइम वाले क्वेश्चन को भी सॉल्व करा देगा। बट कैसे सॉल्व करेगा, क्या क्या चीजें होंगी, उसके लिए तो हमें देखना पड़ेगा पहले क्वेश्चन। और जब तक क्वेश्चन नहीं सॉल्व करेंगे तब तक भाई फॉर्मूला कैसे इंप्लीमेंट हो करेगा, ये बात में भी बिल्कुल थोड़ी सी क्या है, गुंजाइश कम है कि हमें समझ में आ पाए। तो चलिए भाई यहां देखते हैं कि फाइंड द एंगल वाले क्वेश्चन कैसे होंगे। जैसे मैंने आपके सामने क्वेश्चन लिखा, व्हाट विल बी एंगल बाय हैंड्स ऑफ क्लॉक एट 4:25, है ना। तो मुझसे क्या बोला गया कि 4:25 पर घंटे की घड़ी के मिनट वाली सुई और घंटे वाली सुई के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले कहानी पर समझिएगा। अगर जैसे मैंने आपसे बोला कि 4:25 पर दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा, उसके लिए बस आपको पहले यह समझना है कि एक अगर हम ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करके देखें कि ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने पे कैसा बनेगा, तो डायग्राम कुछ ऐसा बनता है। तो देखिए इसमें एंगल जो है दो तरह के एंगल है। एक एंगल सर ये वाला जिसको हम बोलते हैं इंटीरियर एंगल, और दूसरा ये वाला जिसको हम बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल। तो ऑलवेज रिमेंबर कि जब भी हमें क्वेश्चन में निकालना होगा, ऑलवेज वी हैव टू काउंट इंटीरियर एंगल एज एन आंसर। हमें क्या करना है, हमेशा आंतरिक कोण को लेके ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। आंतरिक कोण का मतलब क्या, कि वो एंगल जो 180 डिग्री से क्या हो, कम वाला हो। ठीक है, वो एंगल जो आपका 180 डिग्री से हमेशा क्या हो, कम होगा, उसी को ही आपको क्या करना है, आंसर देना है। ठीक है, हाँ भाई क्या है इसका आंसर, आया किसी का, नहीं आया, चलिए आइए देख लेते हैं। देख करना मैंने कुछ भी नहीं है। मैंने क्या कहा था कि हमेशा जब भी आपका एंगल आएगा, हमेशा एंगल क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से कम वाला ही आपका हमेशा एंगल होगा। कभी किसी क्वेश्चन में अगर मान लीजिए ये वाला एंगल निकल के आ जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, या तो इसको हम ये बोल सकते हैं क्या, रिफ्लेक्स एंगल। तो जब भी क्वेश्चन में अगर ये चीज हमसे पूछेगा कि हमें रिफ्लेक्स एंगल चाहिए, तब उस कंडीशन में आप इस वाले एंगल को हमेशा प्रायोरिटी देंगे। अदरवाइज आपके क्वेश्चन का आंसर हमेशा इंटीरियर एंगल ही होना चाहिए। ठीक है, समझते हैं कि क्या होगा इसका आंसर। देखिए एंगल इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट की वैल्यू कितनी है, 25, 60 इंटू में आर की वैल्यू कितनी है, 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 275। उसको सॉल्व किया तो ये कितना हो गया, 240 डिवाइडेड बाई 2, है ना, 35/2। जब आपने इसको सॉल्व किया तो 17 1/2 डिग्री। ठीक है, तो 70.5 डिग्री होगा। श्रुति जी ने 30 डिग्री कहा, तो नहीं श्रुति जी 30 डिग्री नहीं होगा। 30 डिग्री का मतलब तब होगा ना, जैसे मान लीजिए आप किस हेरफेर में पड़ गए, आप इस चक्कर में पड़ गए कि 4:25 को 4 पे होगी, ये 5 पे होगी। लेकिन हाँ, मिनट वाली सुई तो 5 पे होगी, ये चीज तो कंफर्म है। लेकिन आर वाली वैल्यू 4 पे नहीं होगी, फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होगी। आपने देखा होगा कि जब 4 बजे थोड़ा सा ज्यादा बढ़ते हैं तो घंटे वाली सुई धीरे धीरे खिसकना शुरू कर देती है। ठीक है, और जब हम 4:30 होता है, जब मिनट वाली 6 पे आ जाती है, तो उस कंडीशन में आर वाली जो नीडल होती है वो 4 और 5 के एग्जैक्टली बीचों बीच होती है, याद है। तो इसका मतलब कि वो 4 पे नहीं होगी, वो फोर्स थोड़ी सी ज्यादा होगी। ठीक है, फटा क्लियर।
तो ये कहानी हो गई भाई। तो अब देखिए 17.5 डिग्री कौन सा वाला एंगल है? ऑब्वियसली बात है ये वाला एंगल तो है नहीं, 17.5 यही वाला एंगल होगा। जब ये वाला एंगल होगा तो जाहिर सी बात है कि आंसर क्या होगा? आंसर होगा आपका सही, क्योंकि हमसे क्वेश्चन पूछा गया था इंटीरियर एंगल और हमने क्वेश्चन का इंटीरियर एंगल ही बताया है। ठीक है, क्लियर? हाँ, क्वेश्चन में मेंशन नहीं किया होगा कि हमें इंटीरियर चाहिए एक्सटीरियर चाहिए। एक्सटीरियर के लिए मेंशन करता है जब भी क्वेश्चन में हमसे एक्सटीरियर पूछा जाएगा तो, अदरवाइज हमें हमेशा क्या करना है? क्वेश्चन का इंटीरियर एंगल ही आपको अपना आंसर बताना पड़ेगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन जरा और देख लेते हैं। व्हाट विल बी reflex angle by hands of clock at 10:30। हमें क्या पूछा है कि 10:30 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितने डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, अधिकतम कोण बनेगा या परावर्तन कोण बनेगा, आपसे ये पूछा गया। ठीक है, जल्दी से निकालिए आंसर क्या होगा, फटाफट करिए जल्दी से। देखिए ध्यान दीजिएगा, हम पहले अप्लाई कर रहे हैं फॉर्मूला। 11 इंटू में मिनट, 60 इंटू है आर कितना है डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 330, ये हो गया 600 डिवाइडेड बाई 2, ये हो गया 270/2। आपने इसको सॉल्व किया 135 डिग्री तो आया, लेकिन क्वेश्चन में हमसे पूछा क्या है? क्वेश्चन में हमसे पूछा गया था कितने डिग्री का क्या होगा, बोलिए? रिफ्लेक्स एंगल बनेगा। और रिफ्लेक्स एंगल का मतलब 10.5 का मतलब तो यही हुआ ना भाई कि आर वाली नीडल यहां पे हो और मिनट वाली नीडल यहां पे हो। तो अगर मुझसे क्वेश्चन में पूछा गया है कितने डिग्री का रिफ्लेक्स एंगल बनेगा, तो इसमें ये थोड़ी रिफ्लेक्स एंगल है, रिफ्लेक्स तो ये वाला एंगल हो ना भाई। रिफ्लेक्स मतलब कि जो 180 से ज्यादा वाला होता है, जिसको हमने मैक्सिमम एंगल कहा था या जिसको हमने कहा था एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो उस कंडीशन में अगर हम बात करें रिफ्लेक्स एंगल की, रिफ्लेक्स एंगल तो ये वाला होगा। और ये कैसे पता चलेगा? सर ये है 135, तो ये नहीं निकल सकता क्या? बिल्कुल निकल सकता है सर। 360 में से 135 माइनस कर दीजिए, 225 डिग्री जो होगा ये हो जाएगा आपका आंसर। हाँ, क्वेश्चन में रिफ्लेक्स की जगह पे अगर मान लीजिए सिर्फ आपसे एंगल ही पूछता है तो ऑलवेज रिमेंबर कि एंगल हमेशा इंटीरियर वाला ही होना चाहिए। ठीक है, अनटिल जब तक क्वेश्चन में इस तरह की वर्डिंग ना यूज कर दी जाए। अगर ये वर्डिंग यूज करेगा तो आपको उसको क्या करना पड़ेगा? एक्सटीरियर एंगल बनाना पड़ेगा। जी, क्वेश्चन में एंगल बोलेगा तो हमारा आंसर क्या होगा, और क्वेश्चन में रिफ्लेक्स या फिर इस तरह कोई आपसे एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी वाला कोई एंगल पूछा जाएगा तो उस कंडीशन में हमारा आंसर क्या होगा? बताए, क्लियर हो गया? चलिए, सबको क्लियर हो चुका है। तो ये था भाई आपका एंगल फाइंड आउट करने का तरीका, और बस एक फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है बस। एंगल इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट, 60 इंटू आर डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, तो अब हम निकालने जा रहे हैं फाइंड द टाइम। समझिएगा भाई, मैं क्या फाइंड आउट करने जा रहा हूं? फाइंड द टाइम। तो इसके क्वेश्चन कैसे होंगे फाइंड द टाइम वाले? फाइंड द टाइम वाले के जो क्वेश्चन होंगे वो कुछ इस तरीके से होंगे, ऐसे लिखा जाएगा क्वेश्चन। एट व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock the hands of clock will be at angle of 90 डिग्री। ठीक है जी, आरती जी ने कहा सर क्लियर हो गया। आप चलिए, बहुत बहुत आप आरती जी, आपको भाई धन्यवाद कि आपको क्लियर हो गया। अब देखिए, अच्छा ये बताइए सभी लोग, जितने लोग अभी जुड़े हुए हैं मेरे साथ, ये बताइए क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में लिख रहा हूं, क्या ये क्वेश्चन का कंसेप्ट क्लियर है या फिर इसको हिंदी में राइट डाउन कर दूं? क्योंकि मैं हिंदी तो बोल ही रहा हूं, समझा रहा हूं हिंदी में, तो अगर आप हिंदी में चाहते हैं तो मैं क्वेश्चन को इसके नीचे हिंदी में भी लिख देता हूं। बता दीजिए सभी लोग, फिर आगे बढ़ा जाए फिर, क्योंकि ऑब्वियस बात है कि आधा अधूरा कंसेप्ट रहेगा तो फिर मजा नहीं आएगा भाई, है ना। तो अगर आप क्वेश्चन को हिंदी में भी अगर आप चाहते हैं राइट डाउन कराना, वैसे तो मैं बोल ही रहा हूं क्वेश्चन की हिंदी, अगर आप हिंदी में लिखना चाहें तो मैं इसको क्वेश्चन को हिंदी में लिख दूं, नहीं तो मैं डिक्टेट कर रहा हूं, आप चाहे तो क्वेश्चन को रजिस्टर पे आप वैसे ही वर्क कर ले वैसे आप। तो देखिए, मैंने क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है, व्हाट टाइम बिटवीन 4 and 5 o'clock द हैंड्स ऑफ क्लॉक विल बी एट एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो क्वेश्चन में देखिए टाइम क्या बोला गया, 4 और 5 बजे के बीच में। ठीक है, तो हमसे क्या बोला, 4 और 5 बजे के बीच। तो 4 और 5 बजे के बीच का मतलब क्या होता है, पहले जरा वो समझ लिया जाए। ठीक है, तो देखिए 4 और 5 बजे के बीच का मतलब ये है
जैसे हम इसको क्वेश्चन को अगर हम वैसे समझने की कोशिश करें, तो 4 और 5 बजे के बीच का मतलब कि जैसे मान लीजिए 4 अभी इतना बज रहा है ऐसे, और मुझसे ये कह रहा है, तो देखिए क्वेश्चन मेरे से क्या कह रहा था, क्वेश्चन ने मेरे से ये बोला कि मेरी जो घड़ी है वो 4 बजे चलना शुरू की है और करते करते 5 बजे पे जाकर रुक जा रही है। तो क्या कभी ऐसा टाइम आएगा कि जब ये घड़ी, देखिए अब दोनों अगर सुइयां चलना शुरू करेंगी तो आप सबको पता है कि मिनट वाली जो सुई है वो थोड़ा तेज चलती है एज कंपेयर टू आर हैंड। क्यों? क्योंकि भैया लंबी सी है, पतली सी, तो धीरे धीरे तेज बढ़ जाती है, और भैया आर वाली थोड़ी छोटी सी है, मोटी सी है, तो थोड़ा धीरे धीरे चलती है। तो देखिए जब दोनों एक साथ चलना शुरू करेंगी तो थोड़ा सा ही जब डिस्टेंस कवर करेगी आर वाली, जब तक वो यहां तक पहुंचेगी तब तक क्या करेगी मिनट वाली सुई कुछ इस तरह का खेल करेगी। देखिएगा, समझिएगा भाई, कुछ इस तरह का खेल करेगी, है ना, ऐसा कुछ, ये ऐसा समझिए। ठीक है, इसको मैं डॉट डॉट कर देता हूं जिससे आप थोड़ा सा डिफरेंशिएट कर पाए कि कौन सी वाली कंडीशन में बनाने की कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, जैसे ये देखिए कहानी, तो इस समय अगर हम देखें तो इस समय जो दोनों सुइयों के बीच में एंगल है वो समहाउ कितने का है, 90 डिग्री का है। देखिए 4 बजे से चलना शुरू की थी, अब उसको क्या करेगी, जब थोड़ा सा फिर और आगे बढ़ेगी तो करते करते क्या कर लेगी, ओवरलैप कर लेगी। ओवरलैप मतलब एक दूसरे के ऊपर आ जाएगी, और जब ओवरलैप करके फिर जब ऐसे आगे बढ़ती जाएगी तो आगे बढ़ते बढ़ते आप फिर देखेंगे कि जब ये ओवरलैप करने के बाद आगे बढ़ेगी तो आगे बढ़ने के बाद फिर जब कहीं आगे जाएगी तो आगे जाने पर समहाउ फिर से वो कुछ इस तरह का खेल करेगी, है ना। और इस समय भी अगर आप देखेंगे तो इस समय भी एंगल कितने का होगा, बोलिए, एंगल होगा सर 90 डिग्री का। तो आपने यहां पे ये देखा कि 90 डिग्री का जो एंगल, फिर इसका क्या करेगी, जब यहां से आगे बढ़ती है फिर ये 12 पहुंच जाएगी, तब तक ये कहां पहुंच जाएगी, तब तक आर वाली पहुंच जाएगी शार्प कहां पे, 5 पे। तो आपने ये देखा कि इसका मतलब कि जब हम 1 घंटे की ट्रेवलिंग कर रहे हैं, घड़ी जब सुई आपकी चल रही है, तो जब 90 डिग्री का एंगल बनने की बात हो रही है तो कितनी बार वैल्यू हो रही है, बताइए कितनी बार बन रहा है सर, 2 बार बन रहा है। एक बार ओवरलैप करने के पहले 90 का एंगल बन रहा है मिनट और घंटे वाली सुई के बीच में, और दूसरी बार कब बन रहा है, जब वो ओवरलैप करने के बाद जब आगे तक बढ़ रही है तब भी हम देख रहे हैं, तब भी वो समहाउ 90 डिग्री का एंगल बना रहा है। इसका मतलब कि यहां जो एंगल निकलेगा वो कितनी बार निकलेगा, 2 बार निकलेगा। कहानी समझ में आ रही है, बताइए यहां तक क्लियर जो मैंने समझाया अभी आपको, फिर आगे बढ़ा जाए। बहुत आसान सा तरीका है, लेकिन अगर समझ में आ जाए तो यहां तक क्लियर है। मैंने क्या कहा कि 90 डिग्री का एंगल जब घड़ी 1 घंटे बनाएगी तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, ओवरलैप करने से पहले एक बार 90 बना ली, और फिर उसका जब ओवरलैप करने के बाद जब आगे बढ़ेगी तो एक बार फिर से वो क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल क्रिएट करेगी। बताइए भाई, ये कहानी लाइन समझ में आ गई सबको जो मैंने बोला है, ये लाइन समझ में आ गई सभी को, ठीक है। चलिए, अगर ये लाइन क्लियर हो गई हो आपको, तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, अब इतना कंसेप्ट दिमाग बैठ गया है कि 2 बार वो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि हम क्या करने जाएंगे, फिर से वही फॉर्मूला अप्लाई करिए जो भी आपको बताया गया था। एंगल इज इक्वल टू 11 इंटू में मिनट डिफरेंस 60 इंटू में आर डिवाइडेड बाई 2। तो अब यहां पे आपको पहले क्या निकालना था, एंगल निकालना था, बट राइट नाउ व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट कि कितने मिनट के बाद बनाएगी, कितने मिनट का मतलब कि यहां पे एम की वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है इस बार क्वेश्चन में, ठीक है। तो एम की वैल्यू का फाइंड आउट करना है, तो आपको समहाउ एंगल की वैल्यू और आर की वैल्यू आपको गिवन होगी, तभी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो देखिए एंगल तो क्वेश्चन में गिवन है कितने डिग्री का, 90 डिग्री का। अब अगर मैं आर की बात करूंगा तो इस वाली वैल्यू थोड़ा ध्यान समझिएगा भाई। आर वाली वैल्यू के लिए हमें, जैसे मान लीजिए कि ये जो टाइम है, अगर मैं पूछूं कि ये टाइम कितना है, तो आप कहेंगे सर 4:05 है ना, और जो ये दूसरी बार बनाया था तो आप कहेंगे सर 4:40 के आसपास है। तो आप क्या बोल रहे हैं, 4:40, 4:05। दैट मीन्स कि जो आर की वैल्यू होगी 4 बजे के बाद ही तो बनेगी। इसका मतलब कि आर की वैल्यू हमेशा जो प्राइमरी वाली वैल्यू होगी उसी को आपको क्या करना है, आर की जगह पे प्लेस कर देना है। अगर यहाँ पे 4 और 5 बोला तो यहाँ 4 लिख दीजिए, यहाँ 5 और 6 बोला तो यहाँ पे 5 लिख दीजिए, यहाँ 10 और 11 बोला तो यहाँ पे 10 लिख दीजिए, यहाँ पे 9 और 9:30 बोला तो भी यहाँ पे 9 ही लिखिए, ठीक है। तो जो प्राइमरी वैल्यू होगी कंप्लीट वाली, वही आपके लिए क्या करेगी, आर का काम करेगी, ठीक है, समझ में आ गया। तो चलिए भाई अप्लाई करें फॉर्मूले पे। तो एंगल की वैल्यू कितनी थी, 90 डिग्री इज इक्वल टू 11 इंटू मिनट डिफरेंस 60 इंटू में आर की वैल्यू कितनी थी, आर की वैल्यू थी सर 4 डिवाइडेड बाई 2। इसको इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो कितना हो जाएगा, मल्टीप्लाई होगा तो 180 डिग्री। तो इन शॉर्ट हम इसको ऐसे सीधा लिख दें, 11 m डिफरेंस 240 इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। अच्छा, अब अगर बात करेंगे सर एम की वैल्यू निकालने के लिए पहले इस वैल्यू को इधर ट्रांसफर करना पड़ेगा।
जब इसको ट्रांसफर करेंगे तो यहाँ अगर देखिए माइनस लिखा होता तो यहाँ क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाता है, और अगर इधर प्लस लिखा होता तो इधर क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे आपने देखा कि यहाँ डिफरेंस का सिंबल लिखा, डिफरेंस का मतलब ग्रेटर माइनस लेस होता है, दैट मींस कि ये वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और ये वैल्यू नेगेटिव भी हो सकती है, ठीक है। तो एक बार पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है, तो इस वैल्यू को जब आप इधर लेके जाएंगे तो एक बार 180 के साथ क्या करेंगे, इस वैल्यू को प्लस करेंगे और दूसरी बार क्या करेंगे, माइनस करेंगे। दैट मींस मेरे पास दो तरह का इक्वेशन निकल के आया। पहले इक्वेशन ने क्या कहा, समझिएगा भाई, पहले इक्वेशन ये कहा m इज इक्वल टू 240 प्लस 180 डिवाइडेड बाई 11, ठीक है। और दूसरी बार क्या हुआ, 240 माइनस 180 अपॉन में 11। ये समझ में आया सभी को कि ये क्या है, ये प्लस वाली जो वैल्यू पता कौन सी है, प्लस वाली जो वैल्यू जो ओवरलैप करने के बाद आ रही है, ये ओवरलैप करने के बाद मतलब जब घड़ी की मिनट वाली सुई अहेड हो जाए, आगे हो जाए घंटे वाली सुई से, ठीक है। और ये कौन सी वैल्यू है, जब घड़ी की मिनट वाली सुई बिहाइंड हो, पीछे हो, किससे, घंटे वाली सुई से, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करें, देखिए क्या आता है, सर ये हो गया 0, 8 4 12, 2 1 3 1 4, 420/11। और जब इसको आपने सॉल्व किया तो ये आ जाएगा 0, 8 6 14, 60, 60/11। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे 60/11 को तो आ जाएगा 5 5/11 मिनट, है ना। और जब इसको आप सॉल्व करेंगे 420/11 को, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो 11 3 33, 33 और 9 11 8 88, 38 2/11 मिनट। अब समझ में आई कहानी, देखिए आपने बनाया था इसको, बोलिए। तो यहां जब बनाया था तो क्या समझ में आया था, एक बार मैंने कहा ना कि 4:05 के आसपास होगा, तो कितना होगा, 4:05 से ही 5/11 मिनट बाद, ठीक है। और अगर आप जब ओवरलैप करने के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो क्या आएगा, 4:38 से ही 2/11 मिनट के बाद, जो मैंने कहा ना 4:40 के आसपास बन रहा है। तो आसपास से काम नहीं चलेगा, हमें चाहिए एग्जैक्ट वैल्यू। तो आंसर कैसे बनेगा इसका जो आंसर लिखा जाएगा किस तरीके लिखा जाएगा कि इंग्लिश में 5/11 मिनट पास्ट 4, है ना, 4 बजे के बाद। हिंदी में अगर बात करें तो इसको ऐसे लिखा जाएगा 4:05 से ही 5/11 मिनट, ठीक है, ऐसे। और दूसरा आंसर कैसे लिखा जाएगा, 38 2/11 मिनट पास्ट 4, या हिंदी में 4:38 से ही 2/11 मिनट बाद। आप कहेंगे सर आंसर कौन सा सही होगा, ये भी तो भाई कहानी है। तो देखिए आपसे क्वेश्चन कितने से कितने बजे के बीच पूछा गया था, सर 4 और 5 बजे के बीच, मतलब जो आपका आंसर आएगा वो कितने मिनट के अंदर आना चाहिए, 1 घंटे के अंदर, मतलब कि 60 मिनट के अंदर होना चाहिए। आपकी वैल्यू 60 मिनट के अंदर ही आना चाहिए। तो देखिए ये कितने मिनट आ रहा है सर, लगभग 39 मिनट्स, और ये कितना आ रहा है सर, लगभग 5 मिनट, ठीक है। तो इसका मतलब कि ये भी आंसर 60 मिनट के अंदर है और ये भी 60 के अंदर है। तो ऑप्शन में ये भी होगा और ये भी होगा, या दोनों में से कोई भी अगर होगा तो उसको हम चूज कर लेंगे, क्योंकि दोनों ही आंसर कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। हाँ, अगर मान लीजिए ये 5 की जगह पे 65 अगर होता, 65, तो ये फॉलो नहीं करता। क्यों, कि क्वेश्चन जब मुझसे पूछा गया 4 और 5 बजे के बीच में, इसका मतलब कि जो आपका आंसर आना चाहिए वो 60 मिनट के अंदर आना चाहिए। और जब 65 65 मिनट हो गया, तो 65 मिनट का मतलब क्या, कि 60 मिनट के ऊपर चला गया, मतलब कि 5 बजे के बाद ये टाइम आपका सॉल्व होना शुरू हो गया, ठीक है। तो इसका मतलब कि तब आपका आंसर फिर नहीं बनता। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि जो क्वेश्चन की कंडीशन है, उस कंडीशन के हिसाब से आपका क्या आंसर आ रहा है।